और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यमन पर बड़ा हमला हुआ है। अरब देशों की मीडिया के हवाले से रिपोर्ट है कि इजराइल ने यमन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यमन के अल हुदायदा बंदरगाह पर ईंधन डिपो पर यह हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों देश शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 12 इजरायली विमान, जिसमें कि F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल है, उन्होंने यमन पर कई बम बरसाए। यमन के इजराइल की राजधानी तेवल पर ड्रोन से अटैक किया गया था और इजराइल का हमला इसी का जवाब बताया जा रहा है। और ये एक बड़ा हमला भी है, जो कि बड़ी खबर है इस वक्त की। यमन पर एक बड़े हमले की खबर आ रही है। अरब देशों की मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने यमन पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल के हमले से अब यह साफ हो गया है कि अब नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो ईरान से जुड़े हर मिलिशिया को खत्म करके ही दम लेंगे। हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल ने अब यमन के हूथी विद्रोहियों को निपटाने का एक्शन भी शुरू कर दिया है। और ऐसा नेतन्याहू ने आखिर क्यों किया है, उसे समझने के लिए आपको तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक वाले ऑपरेशन को भी समझना पड़ेगा, जो हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। शांत समंदर की तरफ से बढ़ता हुआ एक ड्रोन इजरायल की राजधानी तेल अवीव में पहुंचता है और कुछ सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजरायल बच नहीं सका। यह हमला तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हुआ। धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई। धमाका बहुत बड़ा था, आवाज बहुत ज्यादा हुई। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजरायल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजरायल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजरायल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? इस हमले के बाद नेतन्याहू का कमांड सेंटर आधी रात को ही एक्टिव हो गया। नेतन्याहू का कमांड सेंटर पता लगाने में जुट गया कि आखिर हमला किसने किया है। नेतन्याहू की नाक के नीचे उस इलाके में किसने सेंध लगा दी, जहां इजरायल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजरायल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजरायल तक पहुंचा है। במהלך הלילה חדר קליטה בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ו8 אזרחים נפצעו באורח קל. पहला सवाल है कि इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है? तो जवाब मिला कि ड्रोन हमले के पीछे यमन के हूथी विद्रोही हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिर यमन के पीछे कौन है? तो जवाब मिला कि यमन को हथियार वाली मदद ईरान पहुंचाता है। तीसरा सवाल ये कि क्या अब इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? क्या लेबनान बॉर्डर के बाद अब यमन, इजरायल और ईरान के बीच नया वॉर जोन बन चुका है? نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. जिस जगह हमला हुआ वो तेल अवीव का जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का नाम भी जाफा है।
जाफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद-3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए, जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए, कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני. अब इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के जाफा ड्रोन ने इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। इजराइल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं, और ऐसा यमन ने करना भी शुरू कर दिया है। ये इजराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ एक्टिव हुआ तीसरा फ्रंट पूरी तरह खुल जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजराइल के पास 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म कर सकता है। यही इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सबसे बड़ी वाली गारंटी है। लेकिन 19 जुलाई की रात 3 बजे जो अटैक हुआ, उस ड्रोन को रोकने में ये चारों एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। अब इजराइल को इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी तैयारी और पुख्ता करनी पड़ेगी। इजराइल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी, क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं। और यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐसे और हमले जारी रखने का वादा किया है। ये हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से भी ताकतवर कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से भी है। हालात ऐसे हैं कि तेल अवीव का सायरन अब संयुक्त राष्ट्र में बज रहा है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसके लिए आप यूएन से आया नया अलर्ट देखिए। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह और हूथी को ईरान की मदद जारी रहेगी। मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि रूस को भी ईरान का समर्थन जारी रहेगा। नेतन्याहू को डराने के साथ साथ ये बात ज़ेलेंस्की के जख्मों पर नमक बनकर फैल गई है। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी भी तरह की कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। इन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर अपना ट्रिगर दबाते हैं। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है।
इजरायल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजरायल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजरायल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन की राजधानी सना में ये मजमा देखिए। ये लोग इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये हजारों लोग चाहते हैं कि इजरायल गाजा पर बमबारी बंद करे। यमन में ऐसा प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। ये बात बाइडन भी जानते हैं और नेतन्याहू भी इससे वाकिफ है। هذا يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ الشعب اليمني. ما كان يتمناه وصل إليه الشعب اليمني. كان أكثر ما يتمناه أن يقتل إسرائيليون يهود على يد الجيش والقوة الصاروخية والطيران المسيرة اليمنية. اليوم تحقق هذا الوعد ولله الحمد، ونستطيع أن نقول ما بعد. ये बात साफ है कि ईरान इजरायल के लिए हर मोर्चे पर मुश्किल पैदा करता रहेगा, चाहे वो लेबनान बॉर्डर हो, चाहे वो गाजा हो या फिर यमन, जहां इस वक्त हूथी विद्रोहियों का एक्शन इजरायल और अमेरिका के लिए नासूर बन चुका है। شعوري اليوم شعور أي مواطن يمني في ضرب إسرائيل في حيفا في العمق الإسرائيلي، ونقول للقوات المسلحة اليمنية أن يستمروا في ضرباتهم حتى إيقاف العدوان على أخواننا في غزة. यमन का समंदर जल रहा है। यहाँ अमेरिका, यूरोप और इजरायल के जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। समंदर में इन धमाकों से अमेरिका बहुत परेशान है। बाइडन से ये तस्वीरें देखी नहीं जा रही। ईरान ने इजरायल के आसपास ऐसा जाल बुना हुआ है जिसकी चपेट में जो आएगा वो अपना हाथ जला लेगा। ईरान ने पिछले कुछ सालों में चीन से भी करीबी बढ़ाई है और ये भी बता दिया है कि अमेरिका से अलग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है। इस वीडियो में देखिए कि लाल सागर में लाइबेरिया के तेल टैंकर को कैसे बम वाली बोट से उड़ा दिया गया। तब ये जहाज यमन के किनारे से करीब 200 किलोमीटर दूर था। यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है कि वो ऐसे हर जहाज पर हमला करेंगे जो अमेरिका या फिर इजरायल से जुड़ा होगा या फिर उनके लिए सामान ले जा रहा होगा। والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية مشتركة في خليج عدن استهدفت سفينة لوبيفيا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद 9 महीने हो चुके हैं। इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई ये लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल में इराक से भी हमले हो रहे हैं, यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान दुनिया की बिसात पर अपनी गोटियां फ्रंट फुट पर खेलकर बैठा रहा है और ईरान की इन्हीं आक्रामक नीतियों ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर दी है।